हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट और उनकी बेसिक से प्रिपरेशन दैट इज फाउंडेशन कोर्स। मैग्नेट ब्रेन्स ये सारी चीजें आपके लिए 100% फ्री में लेके आता है। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री हैं। आज इस लेक्चर में मोल कंसेप्ट, स्टोइशियोमेट्री एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस, इस चैप्टर में एवोगैड्रो नंबर एंड मोल कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल के बारे में कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस यहां आपको मिलते हैं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की पीडीएफ मिलती है। जिस दिन ये वीडियो आएगा उसी दिन पीडीएफ आपके मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे डल जाएगी। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वीडियो इन दो के आने के नेक्स्ट डे ये सॉल्यूशन वीडियो डलता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको मिलते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशंस यहाँ पे वीकली लगेंगे, जो कि आपको मौका देंगे आपके टीचर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन करने का और अपने डाउट्स को क्लियर करने का। वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज यहाँ वीकली टेस्ट हुआ करेंगे, जो आपके कंसेप्ट को और अच्छा कर देंगे, इंप्रूव कर देंगे। गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। पेपर पैटर्न क्या होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स आपको जो भी वीडियो मतलब गाइडेंस जो होगा वो यहां मिलेगा। चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन मिलेंगे। एक चैप्टर का समराइज्ड फॉर्म में पूरा वीडियो एक गो में बनाया हुआ वो आपको मिलेगा, जिससे आपकी समरी, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो यहाँ पे चलती है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो आपके कंसेप्ट्स को, आपकी लर्निंग को और अच्छा कर देगी और इंप्रूव कर देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल कंसेप्ट। अब ये एवोगैड्रोस नंबर है क्या? एवोगैड्रो तो एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये नंबर दिया है। मोल एक वैल्यू होती है। मोल एक वैल्यू है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि भाई 12 होते हैं एक डजन में, है ना। हम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है कि एक दर्जन में 12 होते हैं। उसी प्रकार एक मोल में, है ना, मोल भी उसी प्रकार एक यूनिट है। तो भाई एक दर्जन में 12, अब 12 कुछ भी हो सकता है। 12 अंडे हो सकते हैं, सेब हो सकते हैं, संतरे हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, चेयर हो सकती है, टेबल हो सकती है, कुछ भी एक डजन हो सकता है। वैसे ही मोल का एक फिक्स्ड नंबर होता है, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब अगर मैं बोलूं कि एक मोल किसी भी चीज के दाने हैं तो वो इतने होंगे। मैं बोलूं आसमान में एक मोल तारे हैं तो इतने तारे, मतलब कोई भी चीज जो एक मोल बोली जाएगी वो ये नंबर को रेफर करेगी। ठीक है, देखिए आगे। मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इट इज अ नंबर और फिक्स्ड क्वांटिटी लाइक डजन। By using mole as a unit of amount of substance, it is possible to calculate the number of atoms, molecules and ions of a given mass of a substance. हम मोल को यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, मतलब ये जो केमिस्ट्री की जो चीजें हैं ना, ये एटम, मॉलिक्यूल, आयन के इर्द गिर्द घूमती हैं। अब ये इतने छोटे होते हैं कि मतलब इनके डिस्कशन के लिए हमको ये इतना बड़ा नंबर यूज करना पड़ेगा। अब छोटी सी क्वांटिटी में भी बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो वो पार्टिकल्स को कंसिडर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बड़े नंबर को यूज करना पड़ेगा जो उसको रेफर कर सके। एटम है ना, ऐसे 2-4 एटम की बात नहीं करी जाती है केमिस्ट्री में, हमेशा ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात की जाती है। ठीक है, मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ यूनिट्स as there are atoms in exactly 12 grams of carbon, 12 isotope. This number is called Avogadro number. इसे एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि हमने ये इतना अटपटा सा नंबर क्यों लिया, क्योंकि यही इतने ही नंबर ऑफ एटम्स कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में भी प्रेजेंट होते हैं। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में एग्जैक्टली इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास याद है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमने पढ़ा था। तो ग्राम एटॉमिक मास है ये, कार्बन 12 के ग्राम एटॉमिक मास में एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, एटम्स प्रेजेंट हैं, और इसको हम लोग एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं।
एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट दिस नंबर इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। हाँ 6.023 इसलिए बोला है क्योंकि 6.022 इसके बाद जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, तो राउंड अप करके उसको 6.023 बोला हुआ है। ठीक है, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ मोल इट कैन बी कंक्लूडेड दैट 1 gram atom of any substance is equivalent to 1 mole of atoms of that substance and contains Avogadro number of atoms। इसका मतलब है कि ग्राम एटॉमिक मास होता है ना किसी भी सब्सटेंस का, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स द एवोगैड्रो नंबर के बराबर के एटम्स। दैट मीन्स एटम्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। 1 gram molecule of any substance is equivalent to 1 mole of molecules of that substance and contain Avogadro number of molecules। इसका मतलब क्या कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर के मॉलिक्यूल्स 1 ग्राम मॉलिक्यूलर किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ग्राम मॉलिक्यूल में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ग्राम एटॉमिक मास होता है वैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, तो किसी भी सब्सटेंस के ग्राम मॉलिक्यूलर मास में 1 मोल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें H2O की, तो H2O का मास है 18U, इसको कन्वर्ट करो 18 ग्राम में, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट किया। 18U 1 मॉलिक्यूल का मास है, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स का कितना होगा? 18 ग्राम। किसके पार्टिकल्स? वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो किसी भी चीज के ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास में 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में प्रेजेंट है। वैसे ही कार्बन में 12 ग्राम ऑफ कार्बन में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। वैसे ही NaCl में 58.5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो 23 है वह Na का मास है और 35.5 जो है वो Cl का मास है, तो Cl इज 35.5 एंड Na इज 23। कितना हो गया? 58.5। तो 58.5 ग्राम कंटेन्स 1 mole of NaCl। 1 mole of NaCl 6.022 into 10 to the power 23। 1 mole of ammonia 17 ग्राम of NH3, इसमें होते हैं उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम, अभी मैंने बताया था 23 मास होता है सोडियम का, तो 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम में 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। फिर वैसे ही 2 ग्राम ऑफ सोडियम में हमारे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, दिस इज हाइड्रोजन। देखिए नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस, सेम वही चीज, उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल 17 ग्राम में, क्योंकि ये 17 ग्राम क्या है उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वैसे ही ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम्स, जिसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं वेपर डेंसिटी। देखिए वेपर डेंसिटी और Vd ऑफ अ गैस और वेपर इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस और वेपर to the mass of the same volume of hydrogen gas when their volumes are measured under similar conditions of temperature and pressure। So भाई ये वेपर डेंसिटी क्या होती है? किसी भी गैस के या वेपर की डेंसिटी है, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस और वेपर की डेंसिटी है जो किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस when their volumes are measured under similar conditions, मतलब similar condition of temperature and pressure में हमने इनको मेजर किया है। तो हाइड्रोजन को तो हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, अब हाइड्रोजन के बराबर जिसका वॉल्यूम और वेपर डेंसिटी आए, मतलब जिसका वॉल्यूम उतने टेम्परेचर और प्रेशर पे आ जाए हाइड्रोजन के बराबर, उसे हम वेपर डेंसिटी बोलेंगे। तो ठीक है, वेपर डेंसिटी किसी भी गैस या वेपर के लिए हो सकती है। ठीक है, यहाँ गैस और वेपर क्यों बोला है? गैस का मतलब होता है कोई ऐसा सब्सटेंस जो नेचुरली गैस के फॉर्म में मिल रहा हो, और वेपर का मतलब होता है कोई लिक्विड या सॉलिड के फॉर्म में मिल रहा है, उसको हीट करके हमने वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, सो ये क्या रेशियो है? मास और वॉल्यूम का, मतलब इट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ अ पर्टिकुलर गैस, अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड हाइड्रोजन, सेम टेम्परेचर पे और सेम प्रेशर की कंडीशन में। तो मेरी कोई गैस है समझ लो G, इसका और हाइड्रोजन के मास का रेशियो है मास ऑफ G मास ऑफ H, G का मास H का मास किस पे? कुछ भी, कोई भी सर्टेन वॉल्यूम ऑफ हमने गैस ले लिया, तो वो सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस का और वही सेम वॉल्यूम हमने हाइड्रोजन का भी लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बिल्कुल सेम है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है। अब इस गैस का मास कितना होगा? हाइड्रोजन का मास कितना होगा? इसका रेशो वेपर डेंसिटी कहलाता है।
ठीक है, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी और उसमें क्या है रिलेशन, चलिए देखते हैं। सर्टेन टेम्परेचर या प्रेशर पे वेपर डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ H2 गैस। ठीक है, तो देखिए कैसे वेपर डेंसिटी हम निकाल रहे हैं, किसी भी गैस का मास अपॉन मास ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो आपने वो गैस का डाला और मास ऑफ हाइड्रोजन डाला, दोनों के वॉल्यूम सेम है, रेशो निकल जाएगा इससे। वॉल्यूम ऑफ बोथ द गैसेस आर मेजर्ड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो दोनों केसेस में सेम है। ठीक, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस अपॉन मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस। तो भाई मैंने तो बोला ना कि दोनों के जो मतलब मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, हम वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो सेम ले रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस हम सेम ले रहे हैं, मास जो है वो वेरी कर रहा है, मास का ही तो रेशो हमें निकालना है। तो मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, इनका हमें रेशो निकालना है। टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, एवोगाड्रो लॉ अप्लाई करो, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस अपॉन मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। So it would be mass of one molecule of the gas or vapor upon mass of one atom of hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस का एक एटम, एक मॉलिक्यूल बोल दो हाइड्रोजन गैस, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। ठीक है, सो इट वुड बी 1/2 इंटू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास समझते हो ना क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मासेस जो होते हैं वो रिलेटिव टर्म्स में होते हैं, रेफरेंस के टर्म्स में हम पढ़ते हैं ना उनको, इस वजह से। सो देयरफॉर मॉलिक्यूलर वेट और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास वुड बी 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी के ट्वाइस हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, दैट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस द वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस और वेपर। गैस या वेपर की वेपर डेंसिटी के ट्वाइस होता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? रिलेशन बिटवीन GMV मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर। 1 ग्राम, ध्यान से सुनिएगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एनी ड्राई गैस, किसी भी सूखी हुई गैस का 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास occupies 22.4 liters volume at standard temperature and pressure. Standard temperature and pressure समझते हो? Standard temperature is 273 Kelvin, that is 0 degree Celsius, and हमारा pressure is 1 atm, ठीक है, 1 atmosphere pressure, and हमारा 273 केल्विन का टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। ठीक है, सो स्टैंडर्ड कंडीशंस में कोई भी ड्राई गैस 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वुड ऑक्यूपाई 22.4 liters of volume. ठीक है, hence 22.4 liter of a dry gas at STP is equivalent to 1 mole of that gas and contains 6.022 into 10 to the power 23 particles. उस पार्टिकल्स 22.4 लीटर पे मतलब हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी चीज का ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो बराबर होता है 1 मोल के, 1 मोल के उसके पार्टिकल्स के बराबर होता है, और मैं बोल रहा हूं ये इक्वल है 22.4 लीटर के बराबर भी। तो इसका मतलब ये और ये भी इक्वल हो गए कि भाई किसी भी गैस का 1 मोल ऑफ पार्टिकल वुड ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम, है ना, इसी रिलेशन से। एग्जाम्पल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 32 ग्राम्स और 1 मोल ऑफ ड्राई ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? O2 गैस का मास होता है 32 ग्राम्स। सो occupies 22.4 liters at STP and contains 6.022 into 10 to the power 23 particles of oxygen. ठीक है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 4 ग्राम और 1 मोल ऑफ ड्राई हीलियम गैस ऑक्यूपाइज 22.4, मतलब सारी गैसेस का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है या ग्राम एटॉमिक मास है उतना मास में 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई होंगे और उसमें 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ये चीज हमने बोली। यहाँ पे मॉलिक्यूल वर्ड यूज किया, यहाँ एटम किया, क्योंकि हीलियम जो होता है वो मोनो एटॉमिक होता है, एक ही एटम होता है उसका बस, है ना, सिंगल एटम्स के फॉर्म में होता है। वहीं पे बाकी जो गैसेस होती हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म में, ट्राई एटॉमिक फॉर्म में, ओजोन O3 है, ऑक्सीजन O2 है, N2 नाइट्रोजन, है ना, H2 हाइड्रोजन। For all solid and liquid substances, mole can be converted into weight और number of atoms और molecules। आप मोल को weight या number of atoms और molecules में convert कर सकते हो। For gaseous substances, mole can also be converted into volume। गैस के टर्म्स में आप मोल को वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो 22.4 लीटर्स वाले कंसेप्ट से। ठीक है, टू वेट एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। सो एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ ब्रोमीन लिक्विड contains 6.022 into 10 to the power 23 bromine molecules and 160 gram of bromine. Clear? 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस में भाई कितना, अब गैस की बात हो रही है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो इतने हो जाएंगे 6.022 into 10 to the power 23, 71 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन हो गया, क्योंकि क्लोरीन मतलब एक क्लोरीन का होता है 35.5, तो उसको इंटू 2 कर देंगे ना हम, क्योंकि Cl2 की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा 71, तो 71 ग्राम्स हो गया हमारा क्लोरीन और 22.4 लीटर्स वो ऑक्यूपाई करता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी कंडीशन पे। रिलेशन बिटवीन जीएमवी मोल एंड एवोगाड्रो का अब एक उनने पूरा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। ग्राम एटॉमिक वेट और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट की बात हो रही है, ठीक है। सो ग्राम एटॉमिक वेट और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट जो होते हैं वो एलिमेंट और कंपाउंड के, they are connected to Avogadro's number, they are equal to Avogadro's number, that is 6.022 into 10 to the power 23, that is equal to gram molecular volume। अब GMV क्या है, ग्राम molecular volume, भाई 22.4 तो लीटर वॉल्यूम होता है ना, तो GMV मतलब ग्राम molecular volume, ठीक है। सो यहाँ पे ग्राम molecular volume जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये और ये एकदम इक्वल चीजें हैं, किसी भी चीज का ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स इफ इट इज अ गैस, सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई भी हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो इतने ही रहेंगे 1 मोल, इसको हम 1 मोल बोलते हैं। बहुत अच्छा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ अब हम पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर वाला, चलिए देखते हैं। द आइडियल गैस इक्वेशन establishes the relation among the pressure exerted by a certain number of moles of gas, its temperature and the volume occupied by it। So यहाँ पे किस किस के बीच में रिलेशन बन रहा है, n नंबर ऑफ मोल्स के बीच में, कितना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, ठीक है, टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V, इनके बीच में रिलेशन है। बट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन अ कंटेनर वाज स्टडीड बाय डाल्टन। डाल्टन ने प्रेशर को स्टडी करना शुरू किया, ठीक है। सो डाल्टन्स लॉ स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज एक्चुअली इक्वल टू द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैस। कोई गैस है A, कोई गैस है B, ठीक है, और इन पे जो टोटल प्रेशर इन दोनों का मिलके लग रहा है दैट इज x वैल्यू लग रही है, तो ये जो x है दैट वुड बी इक्वल टू द इंडिविजुअल सम ऑफ द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है। सो द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस टेकन इन अ कंटेनर एट अ गिवन टेम्परेचर इज द सम ऑफ द प्रैक्टिकल पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस दैट ईच गैस वुड एक्सर्ट इफ इट वर टेकन अलोन इन दैट कंटेनर। अगर आप इसे अकेले ले लोगे, अकेले इसे ले लोगे, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स के बराबर टोटल प्रेशर होता है, ठीक है। एंड दिस इज पार्शियल प्रेशर, दिस इज पार्शियल प्रेशर, ठीक है, इसे पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। इंडिविजुअल प्रेशर्स, ए का इंडिविजुअल प्रेशर अकेले उस कंटेनर में, बी का इंडिविजुअल प्रेशर अकेले उस कंटेनर में, टोटल प्रेशर के बराबर होगा जो टोटल प्रेशर पड़ रहा है। ऑब्वियसली सिंपल सी चीज है भाई, ए और बी का जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू दी टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। क्लियर? देन द स्टेटमेंट इज नोन एज डाल्टन्स लॉ, इसे डाल्टन्स लॉ बोला जाता है ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये हो गया। Partial pressure is the pressure exerted by each constituent of the gaseous mixture when they are kept individually in the same container। एक ही कंटेनर में जब आप इंडिविजुअली गैसेस को रखते हो तो उनके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो पार्शियल प्रेशर होता है। एज अ होल पूरे कंटेनर में जितनी भी गैस भरी है उसका प्रेशर अलग, वो तो प्रेशर है मेन जो सबका मिलके है, बट पार्शियल प्रेशर्स क्या होते हैं, अब इतनी गैस में इंडिविजुअली मैंने, समझ लो मेरा एक ये कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने कोई भी गैस A, B और C भर रखी है ना, तो अब आप B और C का हटाओ, एक बार इस कंटेनर, इसी सेम कंटेनर में A का प्रेशर देखो, इसी सेम कंटेनर में B का देखो और इसी सेम कंटेनर में C का देखो, तो इनका सम टोटल तो मेन प्रेशर होगा, बट पार्शियल प्रेशर क्या होगा, इंडिविजुअल प्रेशर्स ऑफ ईच कंपोनेंट। क्लियर? इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द गैसियस मिक्सचर आर P1, इसे मैंने P1 मान लिया, इसको मैंने P2 मान लिया और इसको मैंने P3 मान लिया। सो हम बोलेंगे जैसे यहां पे लिखा है ना P इज इक्वल्स टू P1, P2, P3, सो वैसे ही इसको हम बोल सकते हैं P टोटल, PT लिख सकते हो या P टोटल भी लिख सकते हो। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ
3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इनका सम टोटल कर देना है सारे पार्शियल प्रेशर्स का। सो यू विल गेट द टोटल प्रेशर जो लग रहा है। इफ N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द गैसियस मिक्सचर, अगर N1 नंबर ऑफ मोल्स है पहली गैस के, है ना, सो in a container of volume V and P1 is the pressure exerted by it at a temperature T, then it would be P1 is equals to N1 RT upon V। ये आइडियल गैस इक्वेशन थी, PV is equals to nRT। आइडियल गैस इक्वेशन होती है P V is equals to nRT, pressure, volume, number of moles, this is gas constant and this is temperature। इसी को इन्होंने यहां यूज किया है। सो देखिए, अगर पार्शियल प्रेशर पहली गैस का 1 है, नंबर ऑफ मोल्स उसमें 1 है, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर और वॉल्यूम तो सेम है, सेम कंटेनर है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर पे मैंने एक ही पे सब गैसेस को रखा हुआ है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, आर इज द गैस कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट होगा ही, वो तो कांस्टेंट होगा ही। तो मेरा बस एन है, नंबर ऑफ मोल्स, वो अलग अलग गैस में अलग अलग होगा तो उनका पार्शियल प्रेशर अलग अलग होगा। ठीक है, सिमिलरली इफ P इज द टोटल प्रेशर exerted by the gaseous mixture at temperature T and N is the total number of moles taken in the container at volume V, then P is equals to nRT upon V। मतलब हमने क्या किया, P जो है वो टोटल प्रेशर है, वॉल्यूम जो है वो टोटल वॉल्यूम है, टेम्परेचर उसी टाइम पे जो टेम्परेचर लग रहा है वो, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो N है। अभी मैं N1 N2 N3 करता, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मैंने ले लिए N, टोटल प्रेशर मैंने ले लिया P, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम उतना ही है, तो हमारी इक्वेशन हो गई P इज इक्वल्स टू nRT अपॉन V। अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, V को नीचे ले जाओ तो ये बन जाएगा nRT अपॉन V। अगर आप इस V को नीचे ले जाओ, उसी को घुमा घुमा के कर दे, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी ऑब्टेन, मतलब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो 1 को 2 से हमने डिवाइड कर दिया, वी विल गेट P1 upon P is equals to N1 upon N, which is equals to P1 is equals to N1 upon N into P. So partial pressure of component 1 is P1, mole fraction N1 upon N। अब ये mole fraction है, ये this is the formula of mole fraction। mole fraction क्या होता है, given component upon total number of all the component, ये mole fraction of 1 है। ऐसे ही अगर मुझे दूसरी गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो N2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स, N2 अपॉन N, तो ये मेरा मोल फ्रैक्शन हो गया इनटू द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। सो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, ये रिलेशन आ गया। P1 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन काय मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, हो गया क्लियर। Mole fraction, it is the ratio of the number of moles of an individual gas to the number of moles of all the gases in a mixture। मैंने वही बोला, individual gas के number of moles upon total number of moles of all the gases। If it is not applicable to a mixture of carbon monoxide and oxygen when which react with each other to form carbon dioxide at ordinary temperature। ordinary temperature पे कार्बन मोनोक्साइड और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता मोल फ्रैक्शन, क्योंकि क्या होता है, कार्बन मोनोक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, तो इसको हटाया हुआ है। ठीक है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, देखिए ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, थॉमस ग्राहम based on his observations established a quantitative relation between the rate of diffusion of gases and their densities। थॉमस ग्राहम ने क्या किया भाई, अपनी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उनने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया, क्वांटिटेटिव है ना, तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया जो कि था रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी ऑफ द गैस के बीच में। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी डिफ्यूजन में उतना टाइम लगेगा, डेंसिटी जितनी कम होगी उतना फ्रीली कोई गैस डिफ्यूज कर पाएगी। सो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। ऑब्वियस ही चीज है भाई, है ना, कि हमने क्या बोला है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ये बोला हमने। रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा अगर डेंसिटी कम होगी, तो ऑब्वियसली चीज है, कम डेंस कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज कम घनी है तो जल्दी आप उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। जो जितनी ज्यादा घनी होगी उससे टाइम लगेगा। शहद को बहने में टाइम लगता है, पानी जल्दी बह जाता है, पानी कम डेंस है, शहद ज्यादा डेंस
है ना। फिर so proportional to the square roots of their densities under similar conditions of temperature and pressure. temperature और pressure की constant conditions हैं। R is equals to 1 upon under root D, constant temperature and pressure, यहाँ पे temperature pressure हमने constant रखा है। R1 upon R2 is equals to D2 upon D1 is equals to M2 upon M1। ठीक है, so वो हो गया हमारा rate of diffusion, ये हो गई हमारी densities और ये हो गए हमारे masses। ठीक है, so ये इनके बीच में एक उन्हें रिलेशन दिया हुआ है, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन दैट। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में वेट ऑफ SO3 टेकन टू बी 200 ग्राम्स, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 वुड बी 200 अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3 200 अपॉन 80, SO3 का मास होता है ना, S32 हो गया, और ऑक्सीजन 16 एक का होता है, इंटू 3 हो गए हमारे 48। ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी 80, जो यहां पे 80 लिखा हुआ है। सो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है N इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ठीक है, सो गिवन मास अपॉन मोलर मास इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स। सो गिवन कितना है, हमें 200 ग्राम दिया है, मोलर मास कितना 80 है, 2.5 मोल्स हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ गए। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस इज 22.4 लीटर्स एट STP। क्योंकि वो गैस है तो गैस को आप बोल सकते हो 22.4 लीटर्स पे, भाई वो एक मोल ऑफ पार्टिकल्स को ऑक्यूपाई जो एक मोल ऑफ पार्टिकल्स है वो इतना लीटर, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, सो अब एक चीज और, एक मोल ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है, तो यहां एक मोल ऑफ पार्टिकल्स जो है वो 22.4 लीटर्स करते हैं। यहां नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने निकले 2.5। तो आप ये गैस कितना ऑक्यूपाई करेगी ये पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, 22.4 लीटर को इंटू 2.5 कर दोगे। सो 22.4 लीटर को इंटू 2.5 किया, आंसर आया 56 लीटर्स। सो इतना मोल्स ऑफ SO3 एक्चुअल में 56 लीटर को ऑक्यूपाई करता है। क्लियर हुआ? देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ गैस, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो यहां पे एक मोल में इतने हैं, तो 2.5 मोल में कितने होंगे, 2.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आंसर आ गया मेरा 15.05 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ये मोल निकाल के आप हर जगह पे इस चीज को अप्लाई कर सकते हो और कैलकुलेशंस निकाल सकते, अपने कर सकते हैं। ठीक है, आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं हमें 30.1 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें गैस के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है, मतलब N दे रखा है मुझे 30.1 इंटू 10 टू द पावर 23। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है मुझे, तो ध्यान से देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, N इज इक्वल्स टू N अपॉन N नॉट। N नॉट एवोगैड्रोज नंबर, और N मतलब हमें ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। तो छोटे n से हम नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं, N नॉट एवोगैड्रोज नंबर, और बड़ा N जो ये खाली N है, दिस इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये दिए हैं, वो डालो यहाँ पे, एवोगैड्रोज नंबर नीचे डालो, इससे ये उड़ गया, ये आ गया कैंसिल करके 5 मोल्स। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 5 मोल्स, अब 22.4 लीटर एक मोल का है, तो 5 मोल का 5 इंटू 22.4 112 लीटर। मास ऑफ द गिवन गैस, अब मास कितना होगा, मास मतलब कैसे आप मास कैसे निकाल सकते हो, फॉर्मूला देखो, N इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये है फॉर्मूला। तो अब मुझे गिवन मास M निकालना है, इस मोलर मास को ऊपर ले जाओ, तो फॉर्मूला हो गया M इज इक्वल्स टू M इंटू N, है ना। सो मोलर मास कितना है, मोलर मास इज 44, ये हमारा मोलर मास है, एंड नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं 5 मोल्स, तो 5 मोल्स हमने यहाँ पे लगा दिए। आपको जितना भी गिवन मास दिया होगा, वो मोलर मास दिया होगा, आप यहाँ डाल के और आराम से उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैं आपको ये बता दूं कि जो ये दिया हुआ है ना, दिस इज फॉर CO2 गैस, ये CO2 गैस के लिए है। ठीक है, तो CO2 में कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 32, टोटल आ गया 44। सो 44 ग्राम्स हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ये CO2 गैस के लिए।
अब इसको आप एक बार अपने खुद से देखोगे करके तो आपको समझ आ जाएगा। CO2 गैस के लिए 44 मोलर मास, 5 मोल्स हमारा आंसर आया था, तो ये निकल गया 220 ग्राम्स। गिवन गैस इज 220 ग्राम्स इन वेट। ठीक, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन वैसे मैंने आपको पहले ही बता दी थी। आइडियल गैस इक्वेशन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ को मिला के बनाते हैं। ये है हमारा बॉयल्स लॉ, हमने पढ़ा है। हमारा वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। उसके बाद ये मेरा चार्ल्स लॉ है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स n। एवोगैड्रोस लॉ, तीनों लॉस को कंबाइन कर दो अगर आप, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट मतलब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रख के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैंने इन तीनों को यूज करके लिख दिया। ठीक है, सो अब आप ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट K NT अपॉन P। यहां पे गैस कांस्टेंट लगाते हैं, मैंने आपको बताया था, तो यहां गैस कांस्टेंट R लग गया, P को इधर ले आओ, बन गया PV इज इक्वल्स टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन तीनों लॉस से मिलके बनी है। सो व्हेन ऑल द थ्री फंक्शंस वेरी इंडिपेंडेंटली, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, आप ऐसे भी लिख सकते हो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, और फिर आपने PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के R लगाया, R इज व्हाट, गैस कांस्टेंट। क्लियर? हाइपोथेटिकल गैस, हाइपोथेटिकल गैस है आइडियल गैस। आइडियल गैस मतलब हाइपोथेटिकल गैस होती है जो सिर्फ हमारी सोच में है। So hypothetical gas called ideal gas obeys the equation under all conditions of temperature and pressure। चाहे जो कंडीशन दे दो टेम्परेचर प्रेशर की, ये गैस जो होगी आइडियल गैस, ये हर जगह पे आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी। बट जो हमें मिलती है हमारे चारों तरफ वो रियल गैसेस होती हैं, आइडियल गैस नहीं होती। नो वन इज आइडियल, नो वन इज परफेक्ट, सो वी हैव real gases. So hence this equation is called ideal gas equation and R is called the universal gas constant। R को हम लोग universal gas constant बोलते हैं। However, no gas is perfectly ideal। कोई भी गैस perfectly ideal नहीं होती है। All gases show nearly ideal behavior under the conditions of low pressure and high temperature and are called real gases। मतलब ideal behavior almost, जो काफी हद तक आइडियल बिहेवियर शो करती हैं गैसेस एट लो प्रेशर, बहुत ही कम प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे, उन्हें हम रियल गैसेस बोलते हैं। When 1 mole of a gas is considered, the equation becomes PV is equals to RT। जब 1 मोल ऑफ गैस लेते हो तो फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है, NRT, PV is equals to NRT। बट अगर आप 1 मोल ऑफ गैस ले रहे हो तो N हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा RT। ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए है, 1 मोल गैस। The value of R depends upon the unit in which pressure and volume are taken। वॉल्यूम और प्रेशर आपने किस यूनिट में लिया हुआ है उस पे R की वैल्यू डिफाइन होती है। ठीक, इसी के साथ हमारा ये पार्ट होता है कंप्लीट एवोगैड्रोस लॉ और मोल कंसेप्ट का। और चलिए अब आपको ये बता दिया जाए कि आप इतने सारे वीडियोस को मैग्नेट ब्रेन्स पे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। CBSE में आपको इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों मिलते हैं। आप इनको एक्सेस करने के लिए या तो YouTube चैनल पे, मोबाइल ऐप पे, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट जो मैग्नेट ब्रेन्स की है उन पे जाके कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप देखेंगे क्लास के साथ सब्जेक्ट्स जो हैं उनके थंबनेल्स डले हैं। सेम गोज विथ मोबाइल ऐप, ये दोनों चीज़ों में आपको थंबनेल्स और क्लास मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल पे तो आप सीधा यूट्यूब पे जाइए, मैग्नेट ब्रेन सर्च कीजिए, चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और फिर अपने कोर्स को सर्च कीजिए, फिल्टर में प्लेलिस्ट सेट कर दो। जैसे ही फिल्टर पे प्लेलिस्ट सेट करोगे आपको आपके कोर्स प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे जहां सारे सीक्वेंस से वीडियो डले होंगे। जब सीक्वेंस से सारे वीडियो डले होंगे तो बड़ी आसानी से आप अपने वीडियोस को देख सकते हो, ढूंढ सकते हो, परेशान नहीं होना पड़ेगा कि इसके बाद कौन सा होगा। ठीक है, आपको सारी चीजें फ्री मिल रही हैं, कुछ नहीं खरीदना है, कोई कूपन नहीं लगाना है, सारी चीजें 100% फ्री हैं, बिल्कुल 100% फ्री में अवेलेबल हैं सारी चीजें। ठीक है, सो ये चीजें आपने करना है। और फेसबुक, ट्विटर, आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आपको टाइम टू टाइम सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, सो कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।